राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी किया है। नीति में फिल्म निर्माण पर 30% तक सब्सिडी, न्यूनतम व्यय सीमा, स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन, राजस्थान में शूटिंग दिवस के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन, सरकारी लोकेशन पर शुल्क प्रतिपूर्ति और पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा फिल्म और टेलीविजन संस्थानों में राजस्थान निवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, राज्य के शूटिंग लोकेशन की डायरेक्टरी और एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। नीति के तहत थिएटर रिलीज की न्यूनतम शर्त और सब्सिडी प्राप्त फिल्मों में राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये पहल राज्य को फिल्मिंग हब बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर के रामगढ़ शेखावाटी के दौरे पर रहे। फतेहपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूलों की माला से सीएम का स्वागत किया। सीएम ने सीकर और झुंझुनू जिले में 539 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का रिमोट से बटन दबा के लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक जनता को ठगने का काम किया, पंजे ने गंजा करने का काम किया। उन्होंने कहा, शेखावाटी के लोगों ने अभी केवल ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। न केवल प्रदेश में बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी उत्तमता का परचम फहराया है। मैं जब भी राजस्थान के बाहर जाता हूं, वहां के बड़े बड़े उद्यमी जब मैं उनसे पूछता हूं तो 70 और 75% इस शेखावाटी के ही निकलते हैं। शेखावाटियों के उद्यमियों की एक दूसरी खूबी है, वो ये है कि वो समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अभी कह रहे थे कि यहाँ की बावड़ियां, यहाँ की हवेली, यहाँ के कुएं, यहाँ का स्टेडियम बन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जमीन भी दी है और 100 करोड़ भी उसमें लगाए हैं। ऐसे दानवीर भी यहाँ हैं। हमेशा परोपकारिता की भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। इस शेखावाटी की एक खूबी ये भी है कि इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जनून भी है और वो जनून से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सेना और सशस्त्र बलों में और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इस शेखावाटी के लाल, कोई भी ऐसा देश के अंदर युद्ध नहीं होगा जिसमें मेरे शेखावाटी के लालों का उनमें समर्पण नहीं होगा, उनमें त्याग नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी की खास पहचान है। यहाँ के लोगों पर मां लक्ष्मी की भी कृपा है, मां दुर्गा की भी कृपा है और मां सरस्वती की भी कृपा है। तीनों देवियों की असीम कृपा है। ऐसे पुरुषार्थी लोगों की ये भूमि है। आज निश्चित रूप से आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। पिछले 2 साल में राजस्थान की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो और चाहे पेपर चोरों से संबंधित हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। और इनका एकमात्र सपना यह है कि इनके 2023 से 2028 के कालखंड में ये राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के रूप में परिणित हो और राजस्थान का हर नागरिक खुशहाल हो, यहाँ की हर समस्याओं का समाधान हो और विकास की गंगा बहे। और बहुत जल्दी 17 जिलों के इन्होंने रामजल सेतु का गत दिसंबर में शिलान्यास करवाया था। आने वाले दिनों में हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लिए यमुना जल के कार्यक्रम का भी शिलान्यास होगा और हमारे यहाँ भी वर्षों से प्रतीक्षित यमुना का जल हमारी जिन हवेलियों के बारे में संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाया है, ऐसी 200 से अधिक हवेलियां इसी रामगढ़ में है। मुख्यमंत्री जी यहाँ की छतरियां देखें, यहाँ की बावड़ियां देखें,
यहाँ के भित्ति चित्र देखें और विशेष तौर पर यहाँ रामगोपाल पोद्दार जी की छतरी में अगर देखेंगे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण 1872 में किया है, जो आज सजीव है। यहाँ वेद मंदिर है जहाँ वेदों को सजीव तरीके से चित्रण किया गया है। यहाँ लाल कुएं के बालाजी है जहाँ बालाजी महाराज हनुमान जी के जीवन चरित्र को चित्रित किया गया है। और अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं, ये रामगढ़ ओपन आर्ट गैलरी है एक तरह से। आज ये लोग अभिनंदन करने आए हैं। रामगढ़ में आपके निर्देशन पर पहले जो 34 ग्राम पंचायत थी वो बढ़कर 52 हो गई, और यहां आपने ये उपखंड होते हुए भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आपके निर्देश पर ये रामगढ़ शेखावाटी अब नई पंचायत समिति के रूप में आपके सामने ये लोग विराजे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 5 IAS अफसरों के तबादलों की सूची जारी हुई है। मंजू राजपाल बने प्रमुख शासन सचिव, कृषि और उद्यानिकी सिद्धार्थ महाजन होंगे आयुक्त। जयपुर विकास प्राधिकरण आनंदी को नियुक्त किया गया। सहकारिता विभाग में शासन सचिव और पंजीयक बाबूलाल गोयल बने सचिव। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राकेश शर्मा होंगे आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव। सूचना और जनसंपर्क विभाग, कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए। तो कार्मिक विभाग का यह आदेश और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे माना जा रहा है। राकेश शर्मा होंगे नए DIPR आयुक्त। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सूचना जनसंपर्क विभाग में राकेश शर्मा होंगे आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। 5 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रशासनिक फेरबदल बड़ा महत्वपूर्ण और तबादलों की सूची जारी कर दी गई है। मंजू राजपाल बने प्रमुख शासन सचिव, कृषि और उद्यानिकी। मंजू राजपाल बने हैं प्रमुख शासन सचिव। सिद्धार्थ महाजन होंगे आयुक्त। जयपुर विकास प्राधिकरण, तो इससे बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। आनंदी को नियुक्त किया गया। सहकारिता विभाग में शासन सचिव और पंजीयक, यानी कि नए DIPR आयुक्त होंगे राकेश शर्मा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों के तबादले, क्या कुछ महत्वपूर्ण नाम और डिपार्टमेंट? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपुर में जो JD में JDC आनंदी है उनको हटाकर अब सिद्धार्थ महाजन को JDC बनाया गया है, क्योंकि अब जो उनकी प्रमुख पोस्ट जयपुर में रही है, सिद्धार्थ महाजन जयपुर कलेक्टर भी रह चुके थे, काफी अहम पद पर उनकी अब तैनाती की गई है। वहीं मंजू राजपाल की हम बात करें तो प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी एवं पंचायती राज कृषि विभाग में उनका तबादला किया गया है। और राकेश शर्मा का आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में तबादला किया। ये काफी अहम पद है। 5 जो IAS अधिकारी उनके तबादले किए गए हैं, जिसमें बाबूलाल गोयल को सचिव राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग लगाया गया है। जी बिल्कुल राकेश, ये कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये तबादला? देखिए, सिद्धार्थ महाजन जो IAS है उनको पोस्टिंग देनी थी, तो प्रयास तो यही लगाए जा रहे थे कि जनवरी में जो प्रमोशन की लिस्ट है तब ये लिस्ट जारी होगी, क्योंकि क्रिसमस से पहले ही राज्य सरकार ने एक इनको तोहफा दिया है। 5 जो IAS ऑफिसर है उनको अब अलग अलग जो तैनाती दी गई है, जिसमें जयपुर शहर में JD महत्वपूर्ण एक विभाग है, जहां पर अनुभवी और जो कुशल जो IAS ऑफिसर है सिद्धार्थ महाजन की तैनाती की है। अपने आप में एक बड़ी पोस्टिंग मानी जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, आप बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे क्या आने वाले वक्त में और भी सूची जारी हो सकती है? क्या इस तरह की कोई संभावना है और प्रशासनिक फेरबदल होने की? देखिए, प्रशासनिक फेरबदल के बारे में ये जानकारी हमारे सामने आई है कि जो प्रमोशन की जो लिस्ट है वो
1 जनवरी को, जिसमें आप पुलिस महकमे की बात करें तो कई ऑफिसर के प्रमोशन पदोन्नति की जो लिस्ट है वो जारी होगी। क्योंकि अभी तबादला लिस्ट जारी नहीं होगी, SIR का भी जो काम है उसको लेकर फरवरी तक ये पूरा चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो कलेक्टर्स है प्रदेश में लगे हुए, उनकी सूची फरवरी के बाद में जारी होगी। वहीं पुलिस की जो तबादला सूची है वो भी फरवरी के बाद ही जारी होगी, क्योंकि दोनों सूची एक साथ जो सरकार है वो निकालेगी। बहरहाल प्रमोशन की जो तबादला सूची है वो अब आने वाले जो 1 सप्ताह है उसमें जारी की जाएगी। जी ठीक है राकेश, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर इक्वेशन को समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। DIPR आयुक्त राकेश शर्मा होंगे। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण तबादला माना जा रहा है। पूरी लिस्ट आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी यहां पर इस सूची के अंतर्गत दी गई है, 5 IAS अफसरों के बारे में। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली से गुजरात तक अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी राज्यों को अवैध और अनियमित खनन रोकने के निर्देश दे दिए। संरक्षित क्षेत्रों का जितना भी दायरा है वो बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को नए प्रतिबंधित जोन चिन्हित करने के निर्देश दिए। अरावली के लिए विज्ञान आधारित सतत खनन प्रबंधन योजना बनेगी। पर्यावरणीय वहन क्षमता और पारिस्थितिकी प्रभाव का आंकलन होगा। पहले से चालू खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्त पालन अनिवार्य। जैव विविधता, जल संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने में अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार अरावली इकोसिस्टम के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो सभी राज्यों को अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए। अरावली को लेकर के बड़ा फैसला यहां पर आया है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध जो लगने का फैसला आया उसके बाद में। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, ये कितना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का अरावली बचाव को लेकर के? लगातार हमने देखा कि पूरा राजस्थान संघर्ष कर रहा था, और ऐसे में क्या ये राहत की बात है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने और पर्यावरण मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है ये भी राहत देने वाला है, क्योंकि जब से अरावली को लेकर, अरावली की फिटनेस को लेकर और अरावली की जो 100 मीटर वाला जो फैसला आने के बाद लगातार विरोध के स्वर है वो तेज हो रहे थे ना राजस्थान में, अरावली के अंदर तमाम वो राज्य। लगातार आपको बता रहे हैं कि पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर के बड़ा फैसला आया। अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इससे अरावली को बचाने में पूरी मदद मिलेगी। एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा, एक राहत भरी खबर, क्योंकि लगातार लोगों का संघर्ष था कि अरावली को बचाया जाए और राजस्थान को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचाया जाए। बढ़ते हैं आगे। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों के मुआवजे में भेदभाव हो रहा है। बीजेपी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कांग्रेस शासित जिलों के किसानों को वंचित रखा है। डोटासरा ने कहा कि लगभग 1400 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा रहा है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए बीजेपी क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली संरक्षण और फसल मुआवजे के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी और बीजेपी पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने का आरोप लगाया। जो अतिवृष्टि हुई वो सब जगह हुई और सब जगह खराबा हुआ, लेकिन बीजेपी का अगर MLA जीत गया तो उन किसानों को तो उनका मुआवजा फसल का मिल जाएगा।
हमें उसमें दिक्कत नहीं है, मिलना भी चाहिए, उनका हक है। लेकिन अगर कांग्रेस को वोट दे दिया और वहाँ बीजेपी हार गई तो उसको किसान का नुकसान का मुआवजा, खराबा का नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा। ये जो 1400 करोड़ रुपए केंद्र ने जो आवंटित किए हैं, ये पैसा बीजेपी को वोट देने वाले किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने वाले या वहाँ से कांग्रेस के विधायक जीतने वाले लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिले। और ये कोई आज की नीति नहीं है, ये मनरेगा का जो कानून चेंज किया है इन्होंने, इसमें भी ये कर दिया कि केंद्र सरकार तय करेगी कि ये बजट कहाँ पर दिया जाएगा और काम किसको मिलेगा। देखिए, पहली बार इस प्रकार का जो है भेदभाव सामने आया है। और चीज़ों में तो भेदभाव करते ही हैं, विकास में भी करते हैं, लेकिन अगर किसान के नाम पे भी अगर ये कांग्रेस बीजेपी का काम करेंगे, उसको भी बांटने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया। फिर तो ये है कि भाई जो इनको वोट दे रहा है वहीं पे काम होंगे, जहाँ वोट नहीं मिल रहे वहाँ काम नहीं होंगे। तो ये जो सोच है वो काफ़ी घातक सिद्ध होगी आने वाले समय में। मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लें और वापस पूरी एक बार जांच करवाएं कि वाकई में जहाँ किसानों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कांग्रेस अरावली बचाने के अभियान में साथ है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता सभी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सारे तथ्यों के साथ अपनी बात भी रख रहे हैं और आने वाले समय में सभी जिलों के अंदर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे, ये मैं कहना। नव वर्ष के स्वागत को लेकर जयपुर शहर में इस बार एक सकारात्मक और अनोखी पहल देखने को मिली है। शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें लोगों से अपील की है कि नए साल की शुरुआत शराब नहीं बल्कि दूध से करें। इन पोस्टर के जरिए नशा मुक्त समाज, स्वस्थ जीवन शैली और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश दिया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि नए साल पर नशे की जगह स्वस्थ और शुद्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी कड़ी में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर हजारों लीटर दूध वितरित करने की तैयारी की है ताकि युवाओं को सकारात्मक संदेश दिया जाए। ये पहल समाज में जागरूकता फैलाने और नई पीढ़ी को सही दिशा देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास मानी जा रही है। नए वर्ष से पहले जयपुर शहर में इस तरीके के तमाम जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि दारू नहीं दूध से करें नव वर्ष की शुरुआत। हर वर्ष की भांति इस बार भी राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर हजारों लीटर जो दूध है वो नए वर्ष के मौके पर जो है वो पिलाया जाएगा। किस तरीके से ये जो शुरुआत हुई और किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम चलेगा, नए वर्ष के मौके पर कितने लीटर दूध बांटने का इस बार जो है वो लक्ष्य रखा है। ये जो यूनिवर्सिटी का जो गेट है इस पे तो करीब 40,000 लोग आएंगे पूरा शहर में। बाकी पूरे जयपुर शहर में करीब इसको स्टार्ट हो गए करीब 23 साल हो गए। 23 साल हो गया, 2002 या 3 में किया था। तो उसके पश्चात ये वायरल हो गया। तो करीब जयपुर शहर में तो इसी प्रकरण पे इसको छोड़कर करीब 50,000 लीटर दूध जयपुर में इस रोज पिलाया जाएगा सार्वजनिक रूप से। और उसकी थीम यही है कि दारू नहीं दूध के साथ करें नव वर्ष की शुरुआत। और ये जो यूनिवर्सिटी का जो गेट है जो यहाँ पहली शुरुआत हुई वो ये इसके पीछे थीम यही है कि ये चूंकि ये युवाओं का मंदिर है, शिक्षा मंदिर है, सरस्वती जी का मंदिर है, तो यहाँ पे हमारे युवा ये सबक लें और जाके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जन जन को ये बताएं कि भाई दारू खराब है, नशा खराब है और दूध दही का हमारा देश है, दूध दही का खाना, शराब मुक्त हो हमारा भारत देश हमारा। तो ये मेन मोटो जो है वो राजस्थान के युवाओं को एक संदेश देने के लिए ये रखा गया। निश्चित रूप से ये संदेश है। और ये अब आप ये कई बार पूछते हैं कि भाई ये आपको ध्यान क्यों आया, ये सारा क्यों आया। तो मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में मेंबर ट्रस्टी हूँ। तो मैंने 2002 में देखा कि जेलन मार्ग जो यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है ये जेलन मार्ग, यहाँ पर शाम को युवा शक्ति एक बड़ा अजीब तांडव करती थी। वो शराब पी के कोई नशा करके आपस में झगड़ना, मारपीट करना, रास्ता रोकना। आप और हम तो माँ बहन बेटियां तो मुश्किल था उनका इस यहाँ राह से गुजरना, और आप और हम भी बचते थे कि भाई हुड़दंग हो रहा है, कहाँ फंसेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ की फिजा बदल गई
आप देखते हैं, हर साल देखते हैं कि पुलिस भी, जो प्रशासन है, वो भी कहता है कि हम बड़े चैन से हैं, हम आराम से हैं, हम भी खुद दूध पीते हैं और पिलाते भी हैं, और शांति का वातावरण है, दूधमय वातावरण हो गया। जो वातावरण शराबमय था, नशामय था, वो मतलब आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। हाँ, हाँ, ये तो मैं तो मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनूंगा, लेकिन ये मेरी सफलता नहीं है। यहाँ पर जो आ रहे हैं लोग, इसमें सबसे ज्यादा सफलता और उसका उत्तरदायित्व और जो जिसको हम बधाई भी देते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं, वो यहाँ पर आके गरम गरम दूध पीता है परिवार सहित। वो सबसे बड़ा इसमें सहयोग करने वाला। कितने बजे से शुरू हो जाएगा दूध? शाम को 6 बजे से होगा। 31 नए साल की पूर्व संध्या पर 6 बजे से नए साल के आने तक, यानी 12 बजे तक। 12 बजे के बाद तक भी रहता है। जब तक वो दूध है तब तक चलता रहता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर जो है कई हजारों लीटर जो है वो दूध का वितरण किया जाएगा, जिसमें शाम 6 बजे से यहाँ पर दूध बंटना शुरू हो जाएगा, जो कि नए वर्ष के शुरुआत होने तक यानी कि 1 जनवरी के भी कुछ घंटों तक जो है वो यहाँ पर दूध का वितरण किया जाएगा। इसके तमाम पोस्टर जो हैं पूरे जयपुर शहर में अलग अलग जगह जो है वो लगाए गए हैं। रंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य भवन पर धरना प्रदर्शन किया। इस भर्ती में 8,750 पदों के लिए चयन प्रक्रिया हुई थी। एक गुणा पीवी लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों में से कई अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट से कुछ अन्य अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलने के कारण उन्हें प्राथमिकता दी। इससे नाराज होकर सैकड़ों वंचित अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन करके न्याय की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रोविजन लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को शिथिलता के आधार पर अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें उचित न्याय मिले। सरकार और चिकित्सा विभाग से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। 2023 में फाइनल मेरिट में चयनित हो गए थे। अगर सरकार ने मतलब जो भी लिस्ट निकाली उसमें हमारा आउट कर दिया था, और अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये रामराज की डबल इंजन की सरकार है और हमारे को पूरा विश्वास है कि हमारे को न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं, बच्चों को पहले तो चयनित सूची में शामिल कर लिया गया, उसके बाद में 16 महीने इंतजार करवाकर इन बच्चों को कोई अन्य कैडर को बोनस या किस प्रकार से लिया वो हमें नहीं पता, इनको बाहर कर दिया गया। ये बच्चे दर दर की ठोकरें खाकर और अपन से घर से भी लाचार होकर यहाँ स्वास्थ्य भवन के सामने रोज रोज गुहार लगाए बैठे रहते हैं, और यहाँ पर इनको यही आश्वासन मिलता है कि आपका काम चल रहा है। भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थी हूँ। हमारी अक्टूबर 2023 में 1 गुणा की जो प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी, उसके 15 महीने बाद जब हमें उम्मीद थी कि हम ज्वाइन करने के, हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, हम इस इंतज़ार में थे, तब गवर्नमेंट ने 6 दिसंबर को एक नई सूची जारी करी और उसमें हम कम से कम 1,1200 बच्चों को बाहर कर दिया। इसकी वजह ये है कि कोर्ट लास्ट टाइम में कोर्ट ने कुछ अन्य कैडर को बोनस का बेनिफिट दे दिया, जिससे हमारे साथ अन्य। और अब झालावाड़ की बात करेंगे। सुनेर पंचायत समिति मुख्यालय पर आज ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम निदेश मीणा, बीटीओ संजय शर्मा, तहसीलदार अजहर बेग ने शिविर में आए ग्रामीणों की समस्याओं को बड़ी आत्मीयता के साथ में सुना और शिविर में अपनी फरियाद लेकर आए ग्रामीण अधिकारियों के अच्छे व्यवहार के कायल हुए। शिविर में अधिकांश विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता में बताया कि इस साल प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से 10 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। बीते साल जालौर, बीकानेर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 25-25 बेड वाले नशा मुक्ति केंद्र खोले गए थे। हर वर्ष नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। पिछले साल में 10 नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से हमें 10 नशा मुक्ति केंद्र मिले हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को वहां लाया जाता, उनका उपचार कराया जाता, उनको कहा जाता है कि भाई नशा किसी भी सूरत में ना स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, ना व्यक्ति के लिए ठीक रहता है, परिवार के लिए, ना समाज के लिए। इससे जितना बचेंगे उतना ही ठीक रहेगा। लेकिन कुछ लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको अवेयरनेस के माध्यम से दूर करवाया जा रहा है और नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से समाज में एक जन जागरूकता भी फैलाई जाती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट,
हमारा समाज कल्याण विभाग, होम डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर के और साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट हम जोड़ सकते हैं। चारों विभाग मिलकर के समय समय पर गोष्ठियां करते हैं, जन जागरूकता रैली भी करते हैं। सवाई माधोपुर के बरनाला स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव खास रहा, जहां पर मुख्य अतिथि एडीसी सुदर्शन सिंह तोमर ने मंच पर विद्यार्थियों और विषयवार अध्यापकों की शैक्षणिक स्तर की सार्वजनिक जांच की। तोमर ने अनुशासन और नियमित अध्ययन का संदेश देते हुए शिक्षा को उज्जवल भविष्य की कुंजी बताया। बानसूर में संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन जागरूकता रैली रखी गई। रैली का शुभारंभ समाज सेविका अंजू जयसिंह मीणा ने हरी झंडी दिखा के किया। ये रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर बानसूर कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए फिर से महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इसका उद्देश्य समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा बंद करो, नारी शिक्षा, स्वस्थ भारत, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जैसे नारों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना रहा। और अब राजधानी की बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी राधेश्याम मुवेल और प्रदेश अध्यक्ष विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में हुई बैठक। अरावली मुद्दे को लेकर के रणनीति पर बैठक में मंथन हुआ। 29 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाना है। जयपुर के प्रतापनगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट स्पीड का रंगारंग उद्घाटन पूरे जोश उत्साह और उमंग के साथ में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन बीएस रावत द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ में हुआ। इसके बाद मशाल प्रज्वलन करके स्पोर्ट मीट की औपचारिक शुरुआत हुई। आयोजन में प्राइमरी विंग के 750 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों द्वारा ड्रैगन परेड, सेंटा परेड, ट्रेन परेड, ताइक्वांडो, योगा, पीटी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। 7 दिवसीय इस मीट में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी, जबकि 30 दिसंबर को समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार और मेडल दिए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्य मैत्रेयी शुक्ला और एकेडमिक हेड राजेश कंथारिया ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार भी व्यक्त किया। आज रावत पब्लिक स्कूल प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के एनुअल मीट्स स्पोर्ट्स में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्चों के खेल और उनकी गतिविधियाँ वो सब देखने को मिली। जो बच्चों का एक प्रदर्शन था स्पोर्ट्स में बहुत ही सराहनीय और आने वाला फ्यूचर उनका उत्साहजनक और इससे एक प्रेरणा मिली। राजस्थान सरकार के सफल 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा जौला, सोहेला, झड़ी कला, चोगाई, बोरखंडी, झिराना, नानेरे, नीमहेड़ा और काशीपुरा गांवों तक पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। विधायक राम सहाय वर्मा ने यात्रा के दौरान समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जनता के काम समय पर निपटाने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार गांव ढाड़ी तक पहुंचकर सीधे जनता से संवाद कर रही है। विधायक ने विपक्ष पर आरोप लगा के कहा जन कल्याणकारी प्रयासों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित जनप्रतिनिधि और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां पर छोटी सादड़ी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 1 क्विंटल 33 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई की तस्वीरें आप देखिए। डीडवाना में सरकार के निर्देशानुसार खाद्य आपूर्ति मामलात विभाग की तरफ से जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया। इस साल उपभोक्ता दिवस डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान थीम पर सेलिब्रेट किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने की। इस मौके पर जिले के राशन डीलर, पेट्रोल पंप संचालक और मॉल संचालक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकार, शिकायत निवारण प्रक्रिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर जानकारी दी गई। हितों की बात, उपभोक्ता संरक्षण जो दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि भाई जनता को भी जागरूक होना है, दुकानदार को भी जागरूक होना है, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं सब जागरूक होके इस उपभोक्ता संरक्षण दिवस पे जो इनकी एक साइट है ई जागृति नाम से, उस साइट को एप्लीकेशन पे उसको डाउनलोड करके अपन जनता को जब तक बताएंगे नहीं तो उस बारे में डीएसओ साहब ने जानकारी दी है और जनता के हितों की के लिए एक एक बिंदु के बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। तो हमारा व्यापारी वर्ग का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी जनता को बताएं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका। उपभोक्ता दिवस जो संरक्षण हमारे जिला रसद विभाग में आज मनाया गया है और उपभोक्ता संरक्षण दिवस का मतलब यही है कि सबको जागरूक होना चाहिए और डीएसओ साहब ने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अवगत कराया हमें मीडिया के माध्यम से और सभी व्यापारी मंडल है उनको सबको बढ़िया तरीका से समझा के और बताया गया। उपभोक्ता संरक्षण दिवस मतलब ऑनलाइन का जो मामला होता है, आप खरीदारी करते हो, बिल से काम करो, उसके लिए कोई भी अगर समस्या हो तो बिल्कुल ये जो साइट दी हुई है उस पर आप पूरी अपनी जानकारी रखकर बिल्कुल शिकायत कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा सरकार संज्ञान लेगी। बारा के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उपवन संरक्षक विवेकानंद माणिकराव के आदेश और क्षेत्रीय वनाधिकारी शाहबाद के निर्देशन में ये कार्रवाई कस्बा थाना इलाके में की गई। नाका प्रभारी सतीश गुर्जर ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान वन खंड सुमेरा भोयल में खैर की लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। मामले में वन अधिनियम 1953 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को वनपाल नाका कस्बा थाना परिसर में खड़ा करवाया है। भरतपुर के विश्व धरोहर पर्यटन स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सुशासन सप्ताह और राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को भव्य मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। पंचगौरव थीम के तहत जिला प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान में मुख्य द्वार, वाहन पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे फैले प्लास्टिक और गीला सूखा कचरा हटाया गया। राज्य सरकार के निर्देश थे 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पर्यटन दिवस के ऊपर जो पंचगौरव जिले का है, जो केवलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे साफ सफाई अभियान का रखा था। जितना भी बाहर हाईवे के ऊपर प्लास्टिक और ये कचरा जो फैला हुआ था उसको उठाने का प्रयास किया है और एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि जितने भी टूरिस्ट आए, यहाँ के लोकल्स आए, वो प्लास्टिक ना फैलाएं और अपने शहर को साफ रखें। प्लास्टिक आँख को भी चुभता है, पर्यावरण को भी चुभता है और एक संदेश भी हमारी तरफ से कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, यथासंभव ना करें। और उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी आज मंडावा दौरे पर रही। उन्होंने गढ़ परिसर और वार्ड 5 स्थित गुलाब हवेली का भ्रमण किया, जहां पर उनका पुष्प गुच्छ और चुनरी भेंट करके स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने हवेली में बने भित्ति चित्र और कलाकृतियों का अवलोकन किया और मंडावा को स्मार्ट सिटी और पर्यटन के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्री मंडावा भी पहुंचे। गढ़ परिसर में आयोजित पर्यटन कॉन्क्लेव हवेलियों से हरियाली में शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। और अब बात धौलपुर की फायरिंग करके हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक सिंगल शॉट गन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 7 दिसंबर को हजरपुरा गांव में खेत विवाद को लेकर के फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी। गिरफ्तार आरोपियों में आशाराम और प्रवीण हरजपुरा शामिल है। आरोपियों को
करौली में परिवहन बस चालकों से हफ्ता वसूलने और बसों के शीशे फोड़ने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना कोतवाली करौली ने पपोली गुर्जर उर्फ हरविंदर देवेंद्र सिंह उर्फ देवा और आमाधार गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि तीनों पिछले 8 माह से बस चालकों से प्रतिमाह 5,000 रुपए वसूलते रहे और अब 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने बसों को रोका। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती का भव्य आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा के समक्ष दीप दान किया और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारों से कार्यालय गुंजायमान हुआ। इस मौके पर जिला संगठन प्रभारी नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं से बात की। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल जयंती है और उससे पहले आज जगह जगह पर कई कार्यक्रम रखे गए। बांसवाड़ा के अंबापुरा में महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया। घटना 21 दिसंबर की शाम की है, जब पीड़िता अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। सुरवानिया गांव के कच्चे रास्ते पर आरोपियों ने टक्कर मारकर दोनों को गिराया, रिश्तेदार को मारपीट के बाद भगाया और महिला को जंगल में ले जाकर के बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में मेडिकल, एफएसएल और एमओबी टीम की मदद से साक्ष्य भी जुटाए गए। इस कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 2 नाबालिग डिटेन किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में मामले की गहन जांच जारी है। दौसा रेलवे स्टेशन अब आधुनिक और यात्री अनुकूल रूप में विकसित हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 15.17 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पूर्ण नवीनीकरण किया गया। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित ये स्टेशन अब पोर्च, नए प्रतीक्षा कक्ष, आधुनिक शौचालय ब्लॉक और अलग पार्किंग सुविधाओं से सुसज्जित है। वेटिंग हॉल में भारतीय कला, विरासत और संस्कृति को दर्शाती कलाकृतियां लगी है। मीडिया का टूर हमने जो है रेवाड़ी, खैरथल और दौसा का कराया। ये अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशन है जहां पे हमने पुनर्विकास कार्य लगभग कंप्लीट कर लिया है और शीघ्र ही इन स्टेशनों को जनता को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 15 करोड़ की लागत से हमने इस स्टेशन का पुनर्विकास किया है और जिसमें सबसे खास बात है वो है 12 मीटर चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण, जो कि भविष्य की यात्री भार की संभावनाओं को देखते हुए विकसित किया गया है। उसके साथ ही साथ नया वेटिंग हॉल बनाया गया, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है, पार्किंग की नई सुविधा विकसित की गई है, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार किया गया है, नया जो फ्रंट का बिल्डिंग है उसमें सुधार किया गया है। ये पूरा काम उस संदर्भ में किया गया है कि यात्री जब स्टेशन पर आए तो उनको एक नए अनुभूति का एहसास हो और एक विकसित भारत 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री के जो विज़न है उस संभावना और उस विकास की जो लक्ष्य है उसकी अवधारणा को हम बालोतरा में लंबे समय से जारी औद्योगिक प्रदूषण की सुप्रीम कोर्ट की टीम ने जांच की। टीम का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने किया, जबकि जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने बालोतरा जसोल इलाके की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया और लूणी और जोजरी नदी में फैल रहे रासायनिक प्रदूषण के हालातों का जायजा लिया। वहां के किसानों ने कई जानकारियां भी दी है। और अब बात सिरोही के मंडार की सोरडा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की मौजूदगी में समस्याओं की सुनवाई हुई। संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी। एसडीएम राजन लोहिया, सीईओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार मंजू देवासी समेत कई विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। परबतसर उपखंड के बागोट में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल और कैंपर के बीच में हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिल पर सवार बाबू खां, मदीना बानो, सहाना और 4 साल के आवेश गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के तुरंत बाद कैंपर चालक मौके से फरार हुआ। घायल चारों को निजी वाहन की मदद से राजकीय उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अजमेर रेफर किया। हादसे की सूचना मिलने पर परबतसर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जाँच शुरू की है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर की बात करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ महाबंद के बीच आमाबेड़ा क्षेत्र में एक बार फिर सामाजिक तनाव का मामला देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन कर चुकी एक महिला को लेकर गांव में विवाद हुआ। आरोप है कि महिला के धर्म परिवर्तन से नाराज ग्रामीणों ने उसका घर तोड़ा और विरोध प्रदर्शन किया। बताया ये जा रहा है कि ग्रामीण महिला पर हिंदू धर्म में वापस लौटने का दबाव बना रहे थे, लेकिन महिला ने इससे इनकार किया। इसी बात को लेकर के हालात तनावपूर्ण हुए और मामला उग्र हुआ। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मचा। पुलिस और प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है और पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है। घर क्यों तोड़ा आप लोगों का? घर को गांव वाले तोड़ा। क्यों तोड़े? मसीह में जाथस कह के। कितना साल से आप धर्मांतरित हो चुके हैं? मतांतरित 5-6 साल। तो क्यों मूल धर्म में वापस नहीं आना चाह रहे हैं आप? हम बीमारी के कारण जाने से। क्या बीमारी था? मैं बहुत दर्द हो रही, मतलब बीमारी हो रही है एकदम। तो वहाँ के लोग मना करते हैं क्या वापस मत जाओ करके? हाँ, वो मना करते हैं मत जाओ, गांव तरफ मिलो कह के ऐसे करते हैं। तो हम नहीं मिलो जैसे क्या क्या तोड़े हैं घर में? घर में सीट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री रावतपुरा सरकार धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रावतपुरा सरकार धाम में आयोजित श्री राम कथा में भाग लेकर कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे परिसर में पुलिस बल भी तैनात रहा और व्यवस्थाओं पर लगातार नजर है। मौके पर भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव खुद मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। और अब बात भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरे होने पर सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का पूरा जोखा पेश किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन सरकार की सोच धरातल पर उतरी है। उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों में गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण को प्राथमिकता मिली है। खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान भी बनाई है। तो वहीं सहकारिता में नवाचार और किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं लागू है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में हम ये पूरी तरह से निर्धारित करेंगे कि हम सहकारी आंदोलन को नीचे तक पहुंचाएं और उसमें युवाओं की भागीदारी को हम और सुनिश्चितता के साथ लागू करना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने विगत वर्ष में हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लगभग 54,000 है मध्य प्रदेश में, उसका जो ऑडिट है वो ऑनलाइन हमने किया है। देश में हमने नंबर 1 पर आने में इसमें सफलता अर्जित की है। सहकारी आंदोलन नीचे तक पहुंचे, सहकारी आंदोलन के माध्यम से गांव की और शहर की इकोनॉमी और अच्छी हो, किसानों को उनकी खेती में और फायदा हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। खाद को लेकर मुझे मालूम है आप कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो मैं खाद के विषय में जरूर बोलना चाहता हूं। खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। हमारी संस्था मार्कफेड में देश में पहली बार एडवांस स्टोरेज की जो व्यवस्था की, उससे खाद का बहुत सरलीकरण हमने किया है। खाद को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने। और अब बात भोपाल की, जहां पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों से बातचीत की। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभाग की उपलब्धियां भी बता रहे थे। मंत्री ने कहा, राशन कार्ड धारकों को आसानी से राशन उपलब्ध कराने के लिए बीते 2 सालों में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। प्रदेश में 14 लाख नई पात्रता पर्चियां जारी की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही राशन उपभोक्ताओं के लिए नॉमिनी बनाने की व्यवस्था भी लागू की गई। मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में 39,000 परिवार मध्य प्रदेश से बाहर रहकर भी राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना है। की दुकानों पर हम मुख्यमंत्री पोषण मार्ट
पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा होगा कि हम राशन की दुकानों में मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित करेंगे। अभी राशन की दुकान में गेहूं, चावल, शक्कर आदि चीजें ही मिलती हैं, पर हमारा सोचना है कि जैसे अन्य देश में तो अन्य कंट्रियों में होता है, ऐसा हम मध्य प्रदेश में करें कि राशन की दुकान पर किराने का सामान भी मिले, राशन की दुकान पर जनरल स्टोर का सामान भी मिले। सारी व्यवस्थाएं अगर हितग्राही को होती हैं तो गांव-गांव के व्यक्ति को इससे बड़ा नवाचार भी होगा और बड़ा उसको लाभ भी मिलेगा, परेशानी से बचेगा। राशन की दुकान में और पारदर्शिता लाने के लिए हमने हाथ के अंगूठे के साथ साथ आंखों का स्कैन भी हम करेंगे और वजन मशीन और खाद्यान्न मशीन की पर्ची को पॉस मशीन के से लिंक करने की योजना हमारी आने वाले समय में